अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम ओल्ड मैन एंड द सी है, जिसके राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं, जिनको 1954 में अदब का नोबल इनाम मिला था। इस बुक का उर्दू तर्जुमा शाहिद हमीद ने किया है और इसको बूढ़ा और समंदर के नाम से शाया किया गया है। तो बिना किसी देर के इस किताब को शुरू करते हैं। वो बूढ़ा था और तनहा गल्फ स्ट्रीम में मछलियां पकड़ा करता था। 84 अयाम गुजर चुके थे, लेकिन उसके हाथ अभी भी मछली नहीं आई। पहले 40 दिनों के दौरान में एक लड़का भी उसके साथ होता था। दिन भर दिन गुजरते रहे और वो खाली हाथ वापस आते रहे। 40 अयाम के इख्तिताम पर लड़के के वालिदैन ने उसे बताया कि बूढ़ा यकीनन और कतन सलाव है। हिस्पानवी जुबान में सलाव इंतहाई बदकिस्मत शख्स को कहा जाता है। लड़के ने वालिदैन के हुक्म की तामील की और एक दूसरी कश्ती पर चला गया, और उस कश्ती ने पहले ही हफ्ते के दौरान 3 उम्दा मछलियां पकड़ ली। लड़का यह देखकर रंजीदा होता था कि बूढ़ा हर रोज अपनी खाली कश्ती लेकर वापस लौटता है। हर रोज नीचे समंदर में उतरता और कश्ती से डोर के गोले, गैफ, हारपोन और बादबान को, जो मतसूल के इर्द गिर्द लपेटा होता, उतारने में उसकी मदद करता। बादबान पर आटे की थैलियों के पैबंद लगे होते थे, और जब ये मस्तूल के इर्द गिर्द लपेटा होता, दायमी शिकस्त का इलम दिखाई देता। बूढ़े का जिस्म दुबला पतला और सूखा सड़ा था। उसके गर्दन पर पिछली जानिब मोटी मोटी झुर्रियां पड़ी हुई थी, और उसके रुखसार पर बेजर जिल्दी कैंसर के भूरे धब्बे, जो इस तवानी समंदर पर धूप का अक्स पड़ने से नमूदार हो जाते हैं, नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। ये धब्बे उसके रुखसार पर खासे नीचे तक मौजूद थे। जहां तक उसके हाथ का ताल्लुक था, उन पर उन जख्मों और रगड़ों के वजूद थे जो रस्सियों और वजनी मछलियों को खींचने में आ जाते हैं। ताहम उनमें से एक भी निशान ताजा नहीं था। ये इतने ही कदीम थे जितने बेमाही सहरा में तोदों के इधर उधर लड़खने पर पैदा हो जाते हैं। आंखों के माँ सवा उसके जिस्म की एक एक चीज कदीम थी। उसकी आंखों की रंगत वही थी जो समंदर की थी। ये मसरूर और मुतमिन थी, और उनसे ये उंदिया मिलता कि वो शिकस्त से ना आशना है। सैंटियागो लड़के ने समंदर के किनारे पर, जहां कश्ती ऊपर खींच ली गई थी, चढ़ते हुए कहा, मैं दोबारा आपके साथ जा सकता हूँ। हमने कुछ पैसे कमा लिए हैं। बूढ़े ने लड़के को मछलियां पकड़ना सिखाया था और लड़का उससे मोहब्बत करता था। नहीं, बूढ़े ने कहा, तुम खुशकिस्मती के साथ हो, तुम इन्हीं के साथ रहो। लेकिन याद करें कि आप 87 रोज खाली हाथ वापस आए हैं, और फिर भी हम मुसलसल 3 हफ्ते हर रोज बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते रहते हैं। मुझे याद है, बूढ़े ने जवाब दिया। मुझे मालूम है कि तुम मुझे इसलिए छोड़कर नहीं गए थे कि तुम्हें मुझ पर शक था। छोड़ने का हुक्म मुझे अब्बा ने दिया था। मैं लड़का हूं और मुझे इनकी लाजमन अतात करनी चाहिए। मुझे मालूम है, बूढ़े ने कहा। बिल्कुल मामूल की बात है। इन्हें कोई खास यकीन नहीं है। नहीं, बूढ़े ने कहा, मगर हमें तो है ना? हाँ, लड़के ने कहा। टेरेस पर चलते हैं। वहां मैं आपको एक बोतल बियर पिलाऊंगा और हम ये सामान घर ले चलेंगे। क्यों नहीं? बूढ़े ने कहा। ये माहीगीरों का आपस का मामला है। वो टेरेस पर बैठ गए। मुतद्दर मुछेरे बूढ़े के साथ दिल लगी करते रहे, लेकिन उसने बुरा न माना। ताहम दूसरे मुअम्मर माहगीर उसे देखते रहे। वो रंजीदा थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर रंजीदगी का इजहार न होने दिया। वो शाइस्ता अंदाज से समुद्री और गहरे पानियों का, जहां वो अपनी डोरें ढीली छोड़ा करते थे, थमे हुए खुशगवार मौसम और जो जो कुछ उसने देखा, उसके मुतल्लक बातें करते रहे। उस रोज के कामयाब माहगीर पहले ही वापस आ चुके थे। वो अपनी मार्लिन मछलियां बाहर खुली फिजा में ज़िबा कर चुके थे, और इन्हें 2 तख्तों पर, जिनके सिरे दो दो आदमियों ने थाम रखे थे,
लंबाई के रुख लिटाकर बदिक्कत तमाम मछली मार्केट की तरफ ले जा चुके थे। वहां वो बर्फ के ट्रक का, जिसने ये मछली हवाना की मंडी में पहुंचानी थी, इंतजार कर रहे थे। जिन लोगों ने शार्क मछली पकड़ी थी वो इन्हें खाड़ी की दूसरी जानब शार्क फैक्ट्री में ले गए। वहां इन्होंने चर्गी पर चढ़ा दिया गया, उनके जिगर निकाल लिए गए, उनके पर काट दिए गए, उनकी खालें उतार ली गई और नमक लगाने के लिए उनके गोश्त को कत्लों पर तकसीम कर दिया गया। जब हवा चलती तो शार्क फैक्ट्री से गोदी के पार बू आने लगती, लेकिन आज ये बू बराए नाम सी थी, क्योंकि आज हवा ने शुमाल का रुख इख्तियार कर लिया था और फिर बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मौसम खुशगवार था और टेरेस पर धूप चमक रही थी। सैन दियागो, लड़के ने कहा। क्या बात है? बूढ़े ने पूछा। उसके हाथ में गिलास था और उसका ध्यान बरसों पिछली जानिब था। मैं जाऊं और आपके लिए सार्डीन मछली ले आऊं? आपको कल इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं, जाओ और बेसबॉल खेलो। मैं अभी कुश्ती खेल सकता हूँ और जार रजीलियो डाल देगा। मैं आपके साथ जाना चाहूंगा। अगर मैं आपके साथ मछलियां नहीं पकड़ सकता, मैं किसी दूसरे तरीके से आपकी खिदमत कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए बियर खरीद चुके हो, बूढ़े ने कहा। तुम पहले ही बालिग हो चुके हो। जब आप पहली मर्तबा मुझे अपनी कश्ती में ले गए थे, मेरी उम्र कितनी थी? 5 साल। तुम हलाक होते होते बचे थे। मैंने मछली के सांस पूरे होने का इंतजार न किया, बस झटपट उसे कश्ती में डाल दिया। उसने उधम मचा के कश्ती के तकरीबन परखच्चे उड़ा दिए। तुम्हें याद है? मुझे याद है। वो अपनी दुम से जोर जोर से कश्ती को थपेड़े मार रही थी और उसकी धुनाई कर रही थी। आपकी सीट टूट फूट हो रही थी और उस किस्म की आवाजें पैदा हो रही थी जैसे लाठियां बरसाई जा रही हों। मुझे याद है कि आपने मुझे उठाकर कश्ती के अगवाड़े में फेंक दिया था। वहां गीली डोरों के गुच्छे पड़े थे। मुझे कुछ यूं महसूस हो रहा था जैसे सारी कश्ती थरथरा रही हो और आपने उस पर डंडे बरसाते और इस किस्म की आवाजें पैदा करते जैसे किसी दरख्त को काट कर नीचे फेंका जा रहा हो। और मुझे अपने सारे जिस्म पर मीठे खून की बू महसूस हो रही थी। क्या तुम्हें वाकई ये सब याद है, या फिर ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई थी? मुझे इस वक्त से, जब हम पहली मर्तबा इकट्ठे मछली के शिकार पर गए थे, एक एक बात याद है। बूढ़े ने उसे अपनी धूप में झुलसी हुई पुरएतमाद और शफीक आंखों से देखा। अगर तुम मेरे बेटे होते, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता और खतला मोल ले लेता, लेकिन तुम अपने माँ बाप के बेटे हो और तुम खुश नसीब कश्ती के साथ हो। मैं सार्डीन मछली ले आऊंगा। मुझे ये भी मालूम है कि बड़ी मछली फांसने के लिए 4 अदद चारे की मछलियां कहाँ से मिल सकती हैं। मेरे पास आज कुछ बच गई थी। इन्हें मैंने नमक में डाल दिया है। मैं 4 ताजा ले आता हूँ। एक, बूढ़े ने कहा। उसका एतमाद और उम्मीदें कभी यकसर खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब के उनमें कुछ उस नवा की ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे बादे नसीम के चलने से जिस्म में महसूस होती है। दो, लड़के ने कहा। चलो दो ही सही, बूढ़े ने कहा। तुमने ये चुराई तो नहीं थी? जरूरत पड़ी तो चोरी भी कर लूंगा, लड़के ने कहा। लेकिन ये मैंने खरीदी थी। शुक्रिया, बूढ़े ने कहा। वो इतना सीधा साधा था कि उसने ये कभी सोचा ही नहीं था कि उसमें आजिज़ी कब आई थी, लेकिन उसे मालूम था कि ये उसमें आ चुकी है और वो जानता था कि ये कोई शर्मनाक चीज नहीं, और उसकी वजह से सच्चे पिंदार को कोई ठेस नहीं पहुंची। अगर ये रोज चलती रही तो कल का दिन अच्छा साबित होगा, उसने कहा। आप कहाँ जाएंगे? लड़के ने पूछा। इतनी दूर के जब हवा का रुख तब्दील होगा वापिस नहीं आ सकूंगा। मैं पो फटने से पहले रवाना होना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो काफी दूर चलने पर आमादा हो जाए, लड़के ने कहा। फिर अगर आपने वाकई कोई बड़ी मछली फांस ली, हम आपकी मदद के लिए पहुंच सकेंगे। उसे दूर जाना पसंद नहीं है। नहीं, लड़के ने कहा, लेकिन मैं ऐसी ऐसी चीजें देख लेता हूँ जो उसे नजर नहीं आती। मसलन कोई परिंदा जो शिकार के लिए निकला हो।
मैं उसे डॉल्फिन के पीछे लगा दूंगा। उसकी आंखें इतनी खराब हैं, वो तकरीबन अंधा है। ये तो अजीब सी बात है, बूढ़े ने कहा। वो तो कभी कछुए के शिकार पर नहीं गया। आंखों का सत्यानाश तो इसी से होता है। लेकिन आप तो मॉस्किटो साहिल पर मुद्दतों सब्ज कछुए का शिकार करते रहे हैं, और आपकी आंखें भली चंगी हैं। मैं अजीब किस्म का बूढ़ा हूं। लेकिन आप में इतना बलबूता है कि असली बड़ी मछली पकड़ सकें? मेरा तो ख्याल है, फिर इस काम के लिए मुतअद्दिद दाव पेच हैं। आए, ये सामान घर ले चलें, लड़के ने कहा। मैं फिर छोटा जाल उठाऊंगा और सार्डिन मछलियां ले आऊंगा। उन्होंने कश्ती से सामान उतारा। बूढ़े ने मस्तूल अपने कंधे पर लादा और लड़के ने 24 संदूक उठाया। उसमें अच्छी तरह कसी हुई भूरी डोरों के गोले, गैफ और हारपून बमा दस्ता पड़े थे। चारे का डब्बा और डंडा, जो बड़ी मछलियों को जब वो पकड़ी जाती और कश्ती पर खींच ली जाती तो काबू करने के काम आता, दंबाले के नीचे रखे हुए थे। इन्हें वहीं पड़ा रहने दिया। कोई भी शख्स बूढ़े की अशिया नहीं चुराता था, ताहम बादबान और डोरों के गोले घर ले जाना ही बेहतर था, क्योंकि ओस उनके हक में जहर एक कातिल है। और अगरचा बूढ़े को यकीन था कि मुकामी लोग इसकी अशिया नहीं चुराएंगे, फिर भी गैफ और हारपोन को कश्ती में पड़े रहने देना नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हें देखकर किसी न किसी का जी ख्वामख्वाह ललचाने लगेगा। वो दोनों बूढ़े की झोंपड़ी की तरफ सड़क पर चलने लगे। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था और वो अंदर दाखिल हो गई। बूढ़े ने मतसूल को बादबान समेत, जो उसके कंधों के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था, दीवार के साथ लटका दिया और लड़के ने संदूक को एक दूसरे सामान के करीब रख दिया। मतसूल की लंबाई तकरीबन इतनी ही थी जितनी इसकी झोंपड़ी की। झोंपड़ी रायल पॉम के, जिन्हें गुनाओं कहा जाता है, सख्त जान सुपरनुमा पत्तों से बना हुआ था। उसमें लकड़ी के कोयले जलाए जाते थे। रायल पाम के सख्त जान रेशेदार चटकते और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए पत्तों की भूरी दीवारों पर यसु मसीह के कल्ब मस्कद की रंगीन तस्वीर लटकी हुई थी। एक और तस्वीर कोबरे कस्बे के मरियम अजरा के मुजस्मे की थी। ये उसकी बीवी की निशानियां थी। कभी दीवार पर उसकी बीवी के हल्के रंगों में तस्वीर भी हुआ करती थी, लेकिन उसने उसे उतार दिया, क्योंकि उसे देखकर उसे अपने अकेलेपन का शिद्दत से एहसास होने लगता। और ये अब कोने की परछत्ती पर उसकी एक साफ सुथरी कमीज के नीचे पड़ी थी। आपके पास खाने के लिए क्या है? लड़के ने पूछा। जर्द चावल और मछली का प्याला। कुछ खाओगे? नहीं। मैं घर पर खाऊंगा। आग जलाऊं? नहीं, मैं बाद में जला लूंगा, या फिर ठंडे ही चावल खा लूंगा। मैं छोटा जाल ले आऊं? बिल्कुल। वहां कोई जाल नहीं था और लड़के को याद था कि ये इन्होंने कब बेचा था, लेकिन वो ये किस्सा हर रोज दोहराते रहते। वहां चावलों और मछलियों का कोई प्याला भी नहीं था, और लड़के को उसका भी इल्म था। 85 खुशकिस्मती का अदद है, बूढ़े ने कहा। अगर मैं इतनी बड़ी मछली पकड़ूंगा जिसका वजन सफाई के बाद 1000 पाउंड से ऊपर हुआ, तो फिर तुम क्या कहोगे? मैं छोटा जाल उठाता हूँ और सार्डिन मछलियां ले आता हूँ। दरवाजे में धूप आ रही है। आप वहां बैठना पसंद करेंगे? हाँ, मेरे पास कल का अखबार है और मैं बेसबॉल की खबरें पढ़ूंगा। लड़के को मालूम नहीं था कि कल का अखबार भी कोई ख्याली चीज है या असली, लेकिन बूढ़े ने अपने बिस्तर के नीचे से अखबार निकाला। ये मुझे कल पंसार की दुकान पर मिला, उसने वजाहत की। जब मुझे सार्डिन मछलियां मिलेंगी मैं वापिस आ जाऊंगा, और मैं आपकी और अपनी दोनों पर बर्फ लगाकर रख दूंगा और कल सुबह बांट लेंगे। जब मैं वापिस आऊंगा तो तुम मुझे बेसबॉल के बारे में बता सकते हो। यंकी हार नहीं मान सकते, लेकिन मुझे क्यूलैंड के एंडरबियर्स से खतरा महसूस होता है। बेटे, यंकियों पर एतमाद रखो। सोचो, अजीम डी माजियो उनकी तरफ से खेलता है। मुझे डेट्रॉयट टाइगर और क्यूलैंडर के एंडर दोनों की तरफ से खतरा महसूस होता है। मोहतात रहो, वरना तुम सिंसिनाटी राइडर और शिकागो के व्हाइट सॉक्स से
भी खौफ खाने लगोगे। खैर, आप अखबार पढ़ें और जब मैं वापिस आऊंगा मुझे बताएं। हम 85 सेंट का लॉटरी का मयारी टिकट खरीद लें, क्या ख्याल है? कल 85वां दिन है, हम खरीद सकते हैं, लड़के ने कहा। लेकिन आपका अपने 87वें रोज के अजीम रिकॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा वाकया दूसरी मर्तबा वकूअ पजीर नहीं हो सकता। तुम्हें 85 का मिल जाएगा, क्या ख्याल है? मैं उसका ऑर्डर दे सकता हूँ, एक कॉपी। ये $2.5 हुए। हमें इतनी रकम कहाँ से उधार मिल सकती है? बिल्कुल आसान मामला है। मैं जब जी चाहे $2.5 कर्ज ले सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे मिल भी सकता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कर्ज ना उठाऊं। आदमी एक रोज कर्ज लेता है और अगले दिन भीख मांगने चल पड़ता है। बड़े मियाँ अपना जिस्म गर्म रखें, लड़के ने कहा। याद रखें, ये सितंबर का महीना है। यही तो वो महीना है जब बड़ी मछलियां आती हैं, बूढ़े ने कहा। मई का क्या है? उस महीने में तो हर कोई माहगीर बन सकता है। अच्छा, अब मैं सार्डीन मछलियां लेने जाता हूँ। जब लड़का वापिस आया, बूढ़ा कुर्सी पर सोया हुआ था और सूरज नीचे झुक चुका था। लड़के ने पुराना फौजी कोट पलंग पर उठाया और कुर्सी की पुश्त और बूढ़े के कंधों पर बिछा दिया। ये अजीबोगरीब कंधे थे, अगरचे वो बेहद कहना थे, ताहम उनमें भी अभी तक दमखम मौजूद था और उसकी गर्दन अभी तक खासी ताकतवर थी। और जब बूढ़ा महव ख्वाब था और उसका सर अगली जानिब ढलका हुआ था, झुर्रियां कोई ज्यादा नुमाया नहीं हो रही थी। उसकी कमीज पर इतने पेवंद लग चुके थे कि वो बिल्कुल बादबान मालूम होने लग गई थी, और धूप में पेवंद के रंग कुछ इस अंदाज में हल्के हो गए थे कि यूं नजर आने लगे थे जैसे एक ही रंग अपनी मुख्तलिफ सूरतों में जलवागर हो। चूंकि बूढ़े का सर बेहद कहना था और उनकी आंखें बंद थीं, उनके चेहरे पर जिंदगी का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा था। अखबार उनके घुटनों पर थी, अगरचे शाम की हल्की हल्की हवा चल रही थी। अखबार उड़ा नहीं, क्योंकि उसके बाजू के बोझ ने उसे वहां थाम रखा था। उसके पांव नंगे थे। लड़के ने उसे वहां छोड़ा और वापस चला गया। जब वो दोबारा आया, बूढ़ा अभी भी सो रहा था। बड़े मियाँ, अब जाग जाएं, लड़के ने कहा, और उसने अपना हाथ बूढ़े के कंधे पर रख दिया। बूढ़े ने आंखें खोली। एक लख्ते के लिए यूं महसूस हुआ जैसे वो बहुत दूर से आया हो। फिर वो मुस्कुरा पड़ा। क्या लाए हो? उसने पूछा। शाम का खाना, लड़के ने जवाब दिया। हम शाम का खाना खाएंगे? मुझे कोई खास भूख नहीं है। छोड़ें, आए और खाना खाएं। ये नहीं हो सकता कि अगर आप मछलियां ना पकड़ सकें फिर खाने से भी परहेज करने लगे। मैं खा चुका हूँ, बूढ़े ने उठते अखबार पकड़ाते और इसे दोहरा करते हुए कहा। फिर वो कंबल लपेटने लगा। कंबल ओढ़े रहें, लड़के ने कहा। जब तक मैं जिंदा हूं आप खाए पिए बगैर मछलियां पकड़ने नहीं जाया करेंगे। फिर खुदावन तुम्हारी उम्र दराज करे। अपना ख्याल रखा करो, बूढ़े ने कहा। खाने में क्या है? सियाल लोबिया और चावल, तले हुए केले और कुछ बुना हुआ गोश्त। लड़का ये सब 2 खानों वाले धात के डब्बे में टेरेस से लाया था। चाकुओं, छुरियों और चमचियों के 2 सेट उनकी जेब में थे। ये सेट कागजी रुमाल में लपेटा हुआ था। तुम्हें ये किसने दिया? मार्टिन ने, मालिक ने। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना होगा। कोई जरूरत नहीं, मैं उसका पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, लड़के ने कहा। मैं इसे किसी बड़ी मछली के पेट का गोश्त दूंगा, बूढ़े ने कहा। उसने एक से ज्यादा मर्तबा हम पर मेहरबानी की है। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे इसे गोश्त के अलावा और भी कुछ देना होगा। वो हमारा बड़ा ख्याल रखता है। उसने बियर की 2 बोतलें भेजी हैं। मुझे डब्बे की बियर सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे मालूम है, लेकिन ये बोतलें हैं, हाथोए कंपनी की बियर। मुझे बोतलें वापस करना है। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, बूढ़े ने कहा। खाना शुरू करें। मैं देर से आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, लड़के ने बड़े मुलायम लहजे में उसे बताया। जब तक आप तैयार ना हो जाते मैं डब्बा नहीं खोल सकता। मैं अब तैयार हूँ। मुझे बस हाथ मुंह धोने के लिए कुछ वक्त दरकार है। आपने हाथ मुंह कहाँ धोया? लड़के ने सोचा।
गांव का पानी का नल 2 गलियां इधर सड़क पर था। मुझे उनके लिए पानी लाना ही होगा। लड़के ने सोचा, साबुन और अच्छा सा तौलिया भी। मैं इतना लापरवाह क्यों हो गया हूँ? मुझे उनके सर्दियों में इस्तेमाल के लिए एक कमीज, कोट, किसी न किसी किस्म के जूते और एक आध कंबल लाजमी लाना होंगे। तुम्हारा बाप ने बुना हुआ गोश्त बहुत उम्दा है, बूढ़े ने कहा। मुझे बेसबॉल के बारे में बताएं, लड़के ने उनसे दरख्वास्त की। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अमेरिकन लीग में यांकियों की तूती बोलती है, बूढ़े ने चहकते हुए कहा। आज वो हार गए हैं, लड़के ने उसे बताया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीम डी माजियो दोबारा फॉर्म में आ गया है। उन्होंने टीम में 2 लोग शामिल कर लिए हैं। लाजमी बात है, लेकिन असल फर्क इसी से पड़ता है जहां तक दूसरी लीग का ताल्लुक है। मैं ब्रुकलिन और फिलाडेल्फिया में ब्रुकलिन को तरजीह दूंगा, लेकिन फिर मुझे डिक सिस्लर और ओल्ड पार्क में उसकी अजीम ड्राइव्स याद आ जाती हैं। जिस तरह वो बॉल ड्राइव करता है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसकी हिट जितनी दूर जाती है, मैंने किसी दूसरे खिलाड़ी की इतनी दूर जाती नहीं देखी। तुम्हें याद है जब वो टेरेस पर आया करता था, मेरा जी चाहता था कि मछली का शिकार मैं उसे साथ ले जाऊं, लेकिन मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे उस मामले के बारे में बात कर सकता। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उससे बात करो, और तुम्हें भी जुर्रत ना हुई। मुझे याद है, ये मेरी बड़ी भारी गलती थी। हो सकता है वो हमारे बात मान लेता और हमारे साथ चल पड़ता। फिर हम सारी जिंदगी इस वाकया का जिक्र करते रहते। मैं अजीम डी माजियो को शिकार में अपने साथ ले जाना चाहूंगा, बूढ़े ने कहा। सुना है कि उसका बाप मछेरा था। मुमकिन है वो हमारी ही तरह गरीब रहा हो और यूं हमारी बात समझ लेगा। अजीम सिस्लर के बाप ने कभी गुर्बत नहीं देखी थी। जब उसका बाप मेरी उम्र का था तो वो बड़ी लीगों में खेला करता था। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं उफ्की बादबानों वाले जहाज के जो अफ्रीका का चक्कर लगाया करता था, मतसूल के सामने खड़ा हुआ करता था और शाम को साहिल पर बब्बर शेरों को देख चुका था। मुझे मालूम है, आपने मुझे बताया था हमें अफ्रीका की बातें करना चाहिए या बेसबॉल की। मेरा ख्याल है बेसबॉल की, लड़के ने कहा। मुझे अजीम जॉन जे मैग्रा के मुतल्लिक कुछ बताएं। उसने जे की जगह जोटा कहा। पुराने दिनों में वो भी बगैर औकात टेरेस पर आया करता था, लेकिन जब वो पी रहा होता उसका रवैया खुरदरा हो जाता, जुबान में करख्तगी आ जाती। उससे निपटना मुश्किल हो जाता। उसके दिमाग में घोड़े और बेसबॉल घुसे रहते। वो कम अज कम घोड़ों की फरिश्तें हर वक्त अपनी जेब में लिए फिरता। वो अक्सर टेलीविजन पर घोड़ों के नाम ले लेता। वो अजीम मैनेजर था, लड़के ने कहा। अब्बा कहते हैं वो अजीम तरीन था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यहाँ आया करता था, बूढ़े ने कहा। अगर ड्रोचर हर साल यहाँ आता तो तुम्हारा बाप उसे अजीम मैनेजर गर्दानता। फियल वक्त अजीम तरीन मैनेजर कौन है, ल्यूक या मैक गोंजाल्वस? मेरा ख्याल है वो दोनों बराबर हैं, और बेहतर माहगीर आप हैं। नहीं, मैं चंद एक को जानता हूं जो मुझसे बेहतर थे। क्वावा, लड़के ने कहा। अच्छे माहगीर तो बहुत हैं और चंद एक अजीम है, लेकिन आप ही हैं। शुक्रिया, तुम मेरा जी खुश कर देते हो। मुझे उम्मीद है कभी कोई इतनी बड़ी मछली नहीं आएगी जो हमें गलत साबित कर दे। अगर आप इतने ही तगड़े हैं जितना आप कहते हैं कि आप हैं, फिर ऐसी मछली कहीं नहीं होगी। मुमकिन है मैं इतना तगड़ा ना हूं जितना मैं अपने आप को समझता हूं, बूढ़े ने कहा। लेकिन मुझे कई दाव पेच आते हैं और फिर मैं धुन का पक्का हूं। आपको अब सो जाना चाहिए, ताकि जब सुबह जागें अपने आप को ताजा दम महसूस करें। मैं बर्तन वर्तन वापस टेरेस पर पहुंचा दूंगा। शब्बा खैर, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। आप मेरा अलार्म क्लॉक हैं, लड़के ने कहा। मेरा बुढ़ापा मेरा अलार्म क्लॉक है, बूढ़े ने कहा। बूढ़ों की आंखें इतनी जल्दी क्यों खुल जाती हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि इनका दिन दूसरों से लंबा हो? मुझे नहीं मालूम, लड़के ने कहा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि लड़के बाले देर तक सोते रहते हैं और घोड़े बेच कर सोते हैं। मैं ऐसी बातें याद कर सकता हूँ, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें वक्त पर जगा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जगाए।
اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں اس سے کم تر ہوں، مجھے معلوم ہے۔ بڑے میاں خوب گہری نیند سوئیں۔ لڑکا باہر نکل گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، میز پر کوئی روشنی نہیں تھی۔ بوڑھے نے اندھیرے میں ہی اپنی پتلون اتاری اور پلنگ کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے پتلون کو کچھ اس انداز میں لپیٹا اور اس کے بیچ میں اس طرح اخبار رکھی کہ وہ ایک تکیہ بن گیا۔ اس نے اپنے جسم کے ارد گرد کمبل لپیٹا اور دوسرے اخبار پر، جن سے پلنگ کا سپرنگ ڈھانپا ہوا تھا، لیٹ گیا اور سو گیا۔ اسے جھٹ پٹ نیند آ گئی تھی، اور وہ اس زمانے کے افریقہ جب وہ ابھی لڑکپن کی حدود طے کر رہا تھا۔ اس کے طویل سنہرے رتیلے تفریحی ساحلوں، سفید رتیلی تفریحی ساحلوں، اتنے سفید کہ آنکھوں میں چبھن محسوس ہونے لگے۔ بلند و بالا کیپس اور عظیم خاکی پہاڑوں کے خواب دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنی ہر رات اسی ساحل پر گزارتا اور اپنے خواب میں متلاطم لہروں کو ساحل سے ٹکرانے کا شور سنتا اور مقامی کشتیوں کو ان میں سے گزرتا دیکھتا۔ جب وہ سو رہا ہوتا، عرشۂ جہاز کے تارکون اور دراروں میں بھری ہوئی رسیوں کی سن کی بو اس کے نتنوں میں گھسی رہتی، اور وہ افریقہ کی خوشبوئیں جو صبح کے وقت زمینی باد نسیم اپنے ساتھ لاتی، سونگنے لگتا۔ عام طور پر جب اسے زمینی باد نسیم کی مہک محسوس ہوتی، اس کی آنکھیں کھل جاتی، وہ اپنا لباس پہنتا اور لڑکے کو جگانے چل پڑتا۔ لیکن آج کی رات زمین باد نسیم کی مہک کچھ زیادہ ہی سویرے آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ابھی دن کے طلوع ہونے میں بہت دیر ہے، اور وہ خواب دیکھنے میں محور رہا۔ اسے جزیروں کی، جو سمندر سے برآمد ہو رہے تھے، سفید ٹوٹیاں نظر آنے لگی، اور پھر وہ کناری جزائر کی مختلف بندرگاہوں اور کھڑکیوں کو اپنے خوابوں میں دیکھتا رہا۔ اب اسے نہ طوفانوں، نہ عمارتوں، نہ عظیم واقعات، نہ جسیم مچھلیوں، نہ لڑائی جھگڑوں، نہ طاقت کے مقابلوں، اور نہ اپنی بیوی کے متعلق خواب آتے تھے۔ اب اسے اپنے خوابوں میں صرف مقامات اور ریتیلے ساحلوں پر ببر شیر ہی نظر آتے۔ یہ ببر شیر جھٹ پٹ میں بلیوں کی طرح کھیلتے اور ان سے ایسی طرح پیار کرتے جس طرح وہ لڑکے سے کرتا تھا۔ اسے لڑکا کبھی خواب میں دکھائی نہیں دیا۔ اس موقع پر اس کی محض آنکھ کھل جاتی۔ آج بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے میں سے چاند پر نگاہ ڈالی، اپنی پتلون کی شکنیں سیدھی کی اور پہن لی۔ اس نے جھونپڑی کے باہر پیشاب کیا اور لڑکے کو جگانے سڑک پر چلنے لگا۔ صبح کی سردی میں اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کانپتے کانپتے اس کا جسم گرم ہو جائے گا اور بہت جلد اپنی کشتی کھول رہا ہوگا۔ جس گھر میں لڑکا رہتا تھا، اس کا دروازہ بند نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور چپکے ننگے پاؤں چلتا اندر داخل ہو گیا۔ لڑکا پہلے کمرے میں چارپائی پر مدہوش پڑا تھا، اور بورے کو ڈھلتے چاند کی روشنی میں اس کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ایک پاؤں پکڑا اور اسے پکڑے کھڑا رہا تاکہ لڑکا جاگ جائے۔ اس نے کروٹ بدلی اور اسے دیکھا۔ بوڑھے نے گردن کو خم دیا۔ لڑکے نے چارپائی کے قریب کرسی سے اپنی پتلون اٹھائی اور بستر پر بیٹھے بیٹھے پہن لی۔ بوڑھا دروازے سے باہر نکل گیا اور لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ بوڑھے نے اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھا اور بولا، مجھے افسوس ہے خواوہ۔ لڑکے نے کہا، آدمی کو یہی کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھے کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ سڑک پر آدمیوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کندھوں پر کشتیوں کے متسول اٹھائے اور اندھیرے میں ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ جب وہ بوڑھے کی جھونپڑی میں داخل ہوئے، لڑکے نے ٹوکری جس میں ڈوروں کی گولے، ہارپون اور گیف رکھے ہوئے تھے، اٹھائے اور کندھے پر رکھ لیے۔ بوڑھے نے مسول جس کے ارد گرد بادبان لپیٹا ہوا تھا، اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ کافی پئیں گے؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہم سامان کشتی میں رکھ لیں، پھر پئیں گے۔ انہوں نے ایک سٹال پر، جو مچھیروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے صبح سویرے کھلتا تھا، منجمد دودھ کے ڈبوں میں کافی پی۔ بڑے میاں، نیند کیسی رہی؟ لڑکے نے پوچھا۔ اگرچہ اس کے اپنے لیے نیند سے پیچھا چھڑانا دشوار تھا، وہ اب کچھ کچھ جاگتا جا رہا تھا۔ بہت اچھی، بوڑھے نے جواب دیا۔ آج میں بہت پر اعتماد محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اب مجھے آپ کی اور اپنی سارڈین مچھلیاں اور آپ کے لیے تازہ چارہ لانا ہوگا۔
बड़े मियाँ अपना सामान खुद ही लाते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि दूसरा कोई चीज लाए। उसने दिल में कहा। हम मुख्तलिफ हैं, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें उस जमाने में ही, जब तुम अभी 5 साल के बच्चे थे, चीजें उठाने और ढोने की इजाजत दे दी थी। मुझे मालूम है, लड़के ने कहा। मैं अभी वापस आया। आप एक डब्बा कॉफी पिए, हमारा यहाँ उधार चलता है। वो नंगे पांव आए इस हाउस की तरफ, जहां चारा जमा कराया जाता था। मोंगे की चट्टानों पर चल दिया।